कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तारीख जब 26 जुलाई हो, तब रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं। हमारा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इस साल विजय दिवस कुछ खास है, क्योंकि कारगिल पर फतह हासिल किए आज 25 वर्ष पूरे हो गए। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लद्दाख के द्रास पहुंचे हैं। कारगिल विजय में एक कहानी का अक्सर जिक्र होता है और वो है गैंग्स ऑफ फोर की कहानी। क्या माना जाए कि ये कारगिल वॉर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लड़ा गया था या वहां की सेना की तरफ से लड़ा गया था? देखिए, अगर हम तत्कालीन जो कंटेम्प्रेरी लोगों ने इस पे किताबें लिखी, जैसे आईएसआई के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, उनकी किताब है ये खामोशी कब तक, या रश्मि वशिष्ठ की किताब आप कारगिल पे देखें, या जनरल वीपी मलिक की किताब देखें, तो एक आम जो धारणा बनती है कि कारगिल का युद्ध बेसिकली सेना के गैंग ऑफ फोर का मतलब क्या था? परवेज मुशर्रफ जो उस समय जनरल थे, दूसरा थे जनरल महमूद, तीसरे थे जनरल मोहम्मद अजीज और चौथे थे जनरल जावेद हसन। ये गैंग ऑफ फोर ने इसकी पूरी रणनीति बनाई थी। और यहाँ की कहा जाता है डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को ये बात नहीं पता थी कि कोई ऐसी घटना होने वाली है। कहा जाता है जब पहली बार ब्रीफिंग की गई तो ब्रीफिंग के समय बहुत से लोग शॉक्ड रह गए, वहां के एयरफोर्स के अध्यक्ष भी शॉक्ड रह गए कि ये क्या हो गया है। तो एक गैंग ऑफ फोर की बात थी और इन लोगों ने जो कारगिल का प्लान रचा था वो पहली बार नहीं था। 1971 में जब से पाकिस्तान हारा था युद्ध में, तो उनको चोट पहुंची। दरअसल 1947 के बाद ही आप देखेंगे तो पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्मरानों को ये पढ़ाया जाता था कि भारतीय हिंदुओं का देश है। यद्यपि भारत विविधताओं का देश है और पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि भारत हिंदुओं का देश है और भारत एक कायर देश है, हिंदू बनियों का देश है, और एक बार हम लड़ाई लड़ेंगे तो इनको चुटकियों से हरा देंगे। लेकिन 1965 में भी हारे और 1971 में तो बहुत बुरी तरह हारे। तो उनके अंदर एक अहंकार, उनको ठेस पहुंची थी कि जो हमने अब तक पढ़ाया है कि हमारी सेना बड़ी ताकतवर है, हम मोहम्मद बिन कासिम और गजनी और गोरी के हम प्रतिनिधित्व करता है, वो महमेद के प्रतिनिधित्व करता है, सलाहुद्दीन जो वहां का एक अरबों में वॉरियर माना जाता है, योद्धा माना जाता है, उसके प्रतीक हैं। तो जब 71 में हारे, वो तो चलो हारती ही। 1984 में जब भारतीय सेना ने सियाचिन पे कब्जा कर लिया तो उनको झटका एक तरह से और बड़े स्तर पे लगा, बड़े पैमाने पर चला जब ऑपरेशन मेघदूत चलाकर हमने सियाचिन कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके सामने पहली बार कारगिल का लेकर एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव क्या था? कारगिल जो है, जो लेह बटाली के जो रोड है, ये जो ऊपर की पहाड़ियां हैं, ये लेह श्रीनगर मार्ग के जस्ट ऊपर है और ये लेह श्रीनगर मार्ग से ही हम सियाचिन को सप्लाई लाइन मेंटेन करते हैं। तो जनरल जियाउल हक के सामने ये प्रस्ताव रखा उनके कुछ जनरलों ने कि अगर हम लोग कारगिल पर कब्जा कर लें और लेह श्रीनगर मार्ग काट दें तो सियाचिन में सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी, और जब सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी तो वहां पर सेना फंस जाएगी, और सेना फंस जाएगी तो हम भारत के साथ सौदेबाजी कर लेंगे। तो जनरल जियाउल हक ने कहा, अच्छा बात तो सही है, अच्छा अगर भारत इसके अलावा और क्या कर सकता है? कहा, अरे वो तो सर जनरल साहब कुछ नहीं कर सकता, बहुत होगा तो कश्मीर में युद्ध छेड़ देगा। तो कहा, अच्छा कश्मीर में युद्ध होगा तो क्या होगा? तो कहा, अरे हम लोग तो उनको बहुत आसानी से हरा देंगे। कहा, अच्छा भारत और क्या कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी युद्ध छेड़ देगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा इंटरनेशनल बॉर्डर? अरे पागल हो तुम लोग, इसका मतलब है कि छोटी से पूरा युद्ध करवाने वाले हो, और पूरा युद्ध हो जाएगा तो हम अफगानिस्तान के फ्रंट पे तो पहले ही फंसे हुए हैं, क्योंकि 1984 में उसमें सोवियत संघ की सेनाओं से लड़ रही थी पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान में, और कह रहे थे तुम एक भारत का भी अगर फ्रंट खोल दोगे तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ये सब रिस्क नहीं लेंगे। कहा जाता है जब जनरल जियाउल हक की मौत हुई और बेनजीर भुट्टो आई, तो उस समय परवेज मुशर्रफ जो आर्मी में मेजर जनरल के रैंक पर थे, उन्होंने ये प्रस्ताव दोबारा रखा बेनजीर भुट्टो के साथ।
उन्होंने भी वो रद्द कर दिया। यानी कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ और कुछ सेना के कमांडरों में कारगिल का प्रस्ताव पहले से चल रहा था। जब नवाज शरीफ आए और परवेज मुशर्रफ को उन्होंने ही जनरल बनवाया था, परवेज मुशर्रफ, और वहां तो इतिहास रहा है, जो आदमी जिसको जनरल बनवाता है सबसे पहले उसी की हत्या करवाता है। इस्कंदर मिर्जा जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जनरल अयूब को जनरल बनवाया तो उन्होंने उनको हटवा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को बनाया, उन्होंने उनको तो खैर फांसी दे दी। और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया वो आपको पता ही है। तो खैर परवेज मुशर्रफ ने ये प्लान अपने गैंग ऑफ 4 के साथ मिलकर बनाया था कि हम लोग क्या करेंगे, सियाचिन की उस पर सप्लाई लाइन काट देंगे, कश्मीर का हम लोग अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देंगे। चूंकि हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, 1998 में दोनों ने परीक्षण कर लिया था, तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि अगर भारत इस तरह से कोई कार्रवाई करेगा तो एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, तो अमेरिका और पश्चिमी देश इसमें क्या है, मध्यस्थता करने आ जाएंगे और इस तरह से हम लोग कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देंगे। और उनका एक कहा कि अगर पहाड़ियों पर कब्जा हो जाएगा तो भारत में घुसपैठ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये सब उन्होंने एक तरह से कहा जाए मिस कैलकुलेशन, यानी उन्होंने अपनी सीमाओं में जो कैलकुलेशन किया वो ये सोच के किया था कि भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा और हम आसानी से चुटकियों में करके काम कर लेंगे। पर परिणाम ये हुआ कि भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और ताकत ही नहीं झोंकी, उसने ये दिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आप चोटी पे हो और हम नीचे हों, तो आर्मी में कहा जाता है कि अगर आप चोटी पे हो नीचे हो तो 1:27 का अनुपात होना चाहिए, यानी चोटी पर बैठा एक सैनिक हमारे 27 सैनिकों के क्या है, बराबर। कहा जाए इसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सेना ने जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों पर हमला करके चोटियां जीती, वो मिलिट्री साइंस में दुनिया के सामने एक अप्रतिम उदाहरण बना। ये एक भारत की सेना की स्ट्रेंथ हमें कहीं ना कहीं क्या होती है दिखाई। ऐसे किस्से अनगिनत हैं। भारतीय सेना के बहादुरी से साहित्य के अनंत पन्ने भरे जा सकते हैं। बहरहाल कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी सांसों को कुर्बान करने वाले एक एक योद्धा को हमारा सलाम है।